तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। और अब हम बात करेंगे झारखंड की सियासत पर। झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है, वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था, आदिवासी बहुल इलाका है, धन धान्य से भरा हुआ है क्योंकि खनिज संपदा अद्भुत है, अकूत है, अपरिमित है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग उसके मुकाबले में उतने समृद्ध नहीं है। लेकिन एक और विडंबना उस राज्य के साथ ये रही है कि अपने गठन के बाद से ही वह राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। वहां के मतदाता कभी एक राय होकर एक दल के प्रति मन नहीं बना पाते और नतीजा ये होता है कि मिली जुली सरकारें अस्तित्व में आती हैं। मिली जुली सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के अपने समझौते होते हैं, उस समझौते के अंतर्गत भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्टाचार के फिर मामले खुलते हैं, मामले में राजनेता जद में आते हैं, अधिकारी जद में आते हैं और कुल मिलाकर सब कुछ ठहर सा जाता है, थम सा जाता है और देश में छवि भी राज्य की बिगाड़ जाता है। झारखंड के संदर्भ में एक बार फिर वैसे हालात हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के अंतर्गत सोरेन के अपनी पार्टी के केवल 30 विधायक हैं, लेकिन उनको समर्थन है कांग्रेस का, इसके अलावा मार्क्सवादी पार्टी का भी समर्थन है, कुछ और भी दल हैं जिनके समर्थन के साथ वो अपनी सरकार को लगातार चला रहे हैं। भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, भाजपा से ही सत्ता छीन कर हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं, पर वही हेमंत सोरेन इस समय खतरे में है। आज सुबह से खबरें चल रही है कि हेमंत सोरेन की विधायकी छीनने के संदर्भ में चुनाव आयोग के द्वारा राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई है। चुनाव आयोग का मानना है, यह बताया जा रहा है, इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं है, पर भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के संदर्भ में जो शिकायत फरवरी में भाजपा के ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतिनिधिमंडल के साथ की थी, उस पर जांच रिपोर्ट आ गई और उस जांच में हेमंत सोरेन को दोषी पाया गया है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पर रहते हुए खुद को ही एक खनिज पट्टा आवंटित करने की अनुशंसा कर दी, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है और इसके तहत अब उनकी संस्था जाना तय हो गया है। राज्यपाल को इसके संदर्भ में अपना फैसला देना है। सुबह से ये खबर है, रात होने को आई है, ना तो वो कोई अनुशंसा देखने में आई, ना ही राज्यपाल की टिप्पणी आई, पर हेमंत सोरेन की टिप्पणी आ गई है। उन्होंने कहा ये सब संवैधानिक संस्थाओं को खरीदने के तहत है, किसी के पास रिपोर्ट नहीं है, केवल भाजपाइयों के पास रिपोर्ट है, पर हम तैयार हैं, जय झारखंड। तो इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में संवैधानिक मामलों के जानकार छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा जी हैं। हमारे साथ में गुलरेज शेख, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक, देश के वरिष्ठ पत्रकार, वह भी जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में कोशिश कर रहे हैं हम कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कोई प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जुड़ चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत सुप्रियो भट्टाचार्य जी से ही करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कितना गंभीर मसला है। हेमंत सोरेन वाकई संकट में है या संकट की कहानी जबरदस्ती में फैलाई जा रही है? अब देखिए, हमारे मीडिया के बड़े अति उत्साहित लोग हैं जी। अब उनका ये कहां से उनको जानकारी मिल गई? चुनाव आयोग राज्यपाल जी को सिल्वर लिफाफे में रिपोर्ट भेजी जी। उसका कंटेंट कहां से मीडिया को आ गया और एक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रूप से जो वाचाल सांसद है उनके पास आ गया, ये तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। जी सुप्रियो जी, तो क्या मसला है, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं आप इन खबरों को? देखिए, सरकार पूरी तरह स्टेबल है। हम 50 लोगों का मेजोरिटी एंजॉय करते हैं जी। हमारे लिए कोई नहीं। आप 50 लोगों की मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं, आपके 3 समर्थक विधायक जो है लाखों रुपए के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े जाते हैं, फिर भी आप एंजॉय करते हैं, कमाल है। देखिए, वो तो हमारे पार्टनर है ना, उनका जो उनके पास में जो इनपुट था उस पर लोग कभी कभी भाग जाते हैं, लेकिन फिर तो यहाँ का जो मिट्टी है वो उसको सुधार देता है। तो सुप्रीम भट्टाचार्य जी कह रहे हैं अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय को हिंदी में आनंद कहते हैं, तो आनंद में है सुप्रीम भट्टाचार्य जो महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसमें गुलरेज शेख जी के पास आऊँ उससे पहले देवेंद्र वर्मा जी से थोड़ा संवैधानिक राय लेना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक निर्वाचित विधायक की सदस्यता को छीन लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है? क्या चुनाव आयोग इस प्रकार से किसी मसले पर किसी विधायक की
सस्ता खींच सकता है, छीन सकता है? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है देवेंद्र जी, थोड़ा इसमें रोशनी मिल जाए तो हम अपनी चर्चा को आगे विस्तार दें। देखिए, संविधान में तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रावधान है, जी लेकिन जब ये माइनिंग लीज के संबंध में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी जी और ये कहा कि सोरेन ने खुद अपने मंत्री रहते हुए, खान मंत्री रहते हुए, स्वयं को ही एक लीज, माइनिंग की लीज अलॉट कर दी है और इसलिए इसे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के का लाभ लेने में ही इसको की परिधि में लेना चाहिए। जी उसके बाद में जेएमएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आप पहले विचार करिए इस याचिका की, और जेएमएम का जो पिटीशन थी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच रुकवा दीजिए, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन में ये कहा कि खान मंत्री रहते हुए स्वयं के नाम पर यदि कोई लीज अलॉट करता है तो निश्चित तौर पर वो इस परिधि में आता है जिसमें कि उस लाभ प्राप्त करना अपने पद का जी और उसके आधार के ऊपर फिर एक एप्लीकेशन, एक आवेदन गवर्नर को दिया गया और गवर्नर इसके ऊपर विचार करता है, लेकिन गवर्नर के लिए ये आवश्यक है कि वो इसको निर्वाचन आयोग का मत ले इसके ऊपर कि क्या वास्तव में संबंधित विधायक, चाहे वो बाद में मंत्री भी हो, लेकिन संबंधित विधायक ने क्या अयोग्यता हासिल कर ली है, और निर्वाचन आयोग के जो भी ओपिनियन होगा उससे गवर्नर अलग नहीं जा सकते। गवर्नर को उसको मानना होगा और उसके अनुरूप अपना निर्णय पारित करना होगा। तो फाइनली तो निर्णय गवर्नर पारित करेंगे, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने अपनी राय क्या दी है और क्या नहीं दी है इसके ऊपर अभी तक संशय बना हुआ है। ये चल जरूर रहा है कि निर्वाचन आयोग ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए ओपिनियन दे दिया है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल और लेता हूं और उसके बाद में मैं गुलरेज शेख जी के पास जाऊंगा। और भाई ये जानना चाहता हूं कि हमारे पास में अलग अलग खबरें आ रही हैं कि अगर सस्ता के संदर्भ में फैसला आ गया कि अयोग्य है तो क्या होगा। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, पर वह चाहे तो दोबारा से शपथ ले सकते हैं और 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। फिर से उपचुनाव हो जाए, जीत जाएं, आ जाएं। आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस शख्स को विधायक बने रहने के संदर्भ में अधिकार नहीं रहा, जिसको विधायक पद के संदर्भ में अयोग्य करार दिया जाता है, क्या वो व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है? इसके संदर्भ में कानून क्या बोलता है? देखिए, अयोग्यता के संबंध में तो ऐसा कोई प्रावधान मेरे नजर में नहीं है कि यदि कोई अयोग्य हो जाए तो उसको वो वापस मंत्री नहीं बन सकता। संविधान में प्रावधान है कि 6 महीने के लिए यदि उसके पास में बहुमत है तो कोई भी व्यक्ति 6 माह के लिए निश्चित तौर पर मंत्री पद धारण कर सकता है, चाहे वो मंत्री में मुख्यमंत्री भी शामिल है। और यदि ऐसी स्थिति हो और सभी लोग यदि उसके ऊपर विश्वास व्यक्त करें तो निश्चित तौर पर वो वर्मा जी, आप वापस एक विवेकवान व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे जो है केवल किताबी बात नहीं करूंगा, तथ्य की भी बात करूंगा, नैतिकता की भी बात करूंगा, बुनियादी बात कर रहा हूं मैं आपसे। जिस व्यक्ति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधायक बनने की पात्रता छीन ली गई हो, क्या उसको मंत्री या मुख्यमंत्री पद बने रहने के योग्य पाया जा सकता है? मंत्री या मुख्यमंत्री के संदर्भ में मान्यता क्या है? जो व्यक्ति विधायक बनने के योग्य हो, सांसद बनने के योग्य हो, वह इस पद पर भी जा सकता है। जिससे बुनियादी छीन ली, जिससे नींव ही खींच ली जा रही है, उसका कंगूरा बने रहने दिया जाएगा, ये कैसे संभव है? इसके संदर्भ में कोई विवेकवान टिप्पणी आप जैसे मनीषी के द्वारा यहां पर कही जाए तो आनंद आए। देखिए, ऐसा है कि ये जो राजनीति का ये जो युग चल रहा है जी इसमें नैतिकता तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती जी और इसलिए नैतिकता के नाते क्या होगा और क्या नहीं होगा ये प्रश्न तो हमें इस समय भूल ही जाना चाहिए। जो विभिन्न राज्यों में हम सब देख रहे हैं उसमें कहीं नैतिकता तो कहीं परिलक्षित नहीं होती। वो मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो नैतिकता लागू नहीं होती ये सभी दलों के संबंध में एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया है कि नैतिकता अब कहीं पर भी विराजमान नहीं है। जो अपने आप को बहुत नैतिक कहा भी करते थे अब वहां पर भी नैतिकता का अता पता नहीं लगता जी। तो वैसी स्थिति में, लेकिन यदि आप, मैं इसीलिए केवल कॉन्स्टिट्यूशनल या नियम के हिसाब से बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर वो बन सकता है यदि उसके पास में बहुमत है, क्योंकि
आज की स्थिति तो ऐसी है, हमारे संविधान में भी ये ऐसा प्रावधानित किया गया है, कोई कोई व्यक्ति यदि इलेक्ट नहीं भी है तब भी वो 6 महीने तक के लिए हो सकता है, जी तब भी वो 6 महीने तक के लिए प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। पहले के ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ पर तब के भी है कि जी मुख्य प्राइम मिनिस्टर भी हुए, और मंत्रियों के तो ऐसे अनेक उदाहरण है। जी हालांकि संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जब चर्चा हो रही थी तो उसके लिए ये आवश्यक था कि वो इलेक्टेड हो, लेकिन जी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जी। जो आपके उद्धव ठाकरे हैं वो क्योंकि एमएलए तो नहीं थे और तो कहीं कुल से मिलाकर नैतिकता पे बहुत जोर ना दिया जाए, देवेंद्र वर्मा जी हमें ये कह रहे हैं, लेकिन गुलरेज शेख जी पर तो हमारे पास पूछने के लिए सवाल नैतिकता के है ही नहीं। हमारे पास तो वो गोपनीय सूत्रों के संदर्भ में सवाल है जिसके तहत किसी को नहीं पता, पर भाजपा को पता है कि चुनाव आयोग की अनुशंसा क्या है। इस कमाल के संदर्भ में गुलरेज जी कुछ कहिए ना। पूरे धुआं उड़ाए हुए हैं आप सुबह से झारखंड की सियासत में, और आप ही हैं, मतलब आपकी पार्टी जिसने पूरा माहौल सरगर्म किया हुआ है। 50 विधायकों के समर्थन के साथ है हमारे माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी के नेता हेमंत सोरेन जी, पर फिर भी बस अब गए अब गए अब गए में रात होने आ गई, पर अभी तक गए नहीं। क्या है ये? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी की आत्मा जागृत हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सरकार को कोई रिस्क नहीं है, हमारे पास 50 विधायकों का सपोर्ट है, तो ये कौन बोल रहा है सरकार को रिस्क है? हम तो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की कुर्सी नीचे से खिसकने वाली है, लेकिन इनको चिंता नहीं है। ऐसा लगता है शायद परिवारवाद को लात मारने के लिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने अपनी पैर को ऊपर कर दिया है कि अब लात मारूंगा मैं इस कुर्सी पे जो परिवारवाद नाम की है। जहां तक आपने एक बात पूछी द्विवेदी जी कि हमको कहां से मालूम पड़ा, हमको आपकी जमात से मालूम पड़ा, क्योंकि आपकी जमात ही, जिसको अंग्रेजी में शब्द उपयोग करते हैं टॉम टॉम करना, सुबह से सूत्रों के हवाले से दिन भर मीडिया पे टॉम टॉम कर रही है। तो जब आपकी जमात बोलेगी तो हम तो फिर बोलेंगे ही सही। और देखिए एक बात और भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब, जिस प्रकार का केस है, और डेफिनेटली हमने ही ये मुद्दे को उठाया है, ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ऑफिस ऑफ ये लाभ के पद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला साफ साफ दर्शाता है कि आप एक खदान को अपने नाम पर ही अलॉट करते हैं, जबकि आप खुद मुख्यमंत्री और मंत्री उसी विभाग के हैं, खनिज विभाग के। ये ऐसी ही बात है कि मैं एक कॉलेज चला रहा हूं, कॉलेज में अपने आप के लिए फॉर्म में भरूं, पर्चा में सेट करूं, अगर मैं एग्जाम खुद लिखूं, पर्चे को चेक भी मैं ही करूं, उसके बाद मार्कशीट पर भी मैं साइन करूं और बोलूं गुलरेज शेख को ये डिग्री अवार्ड हो गई, तो ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही सही, और इसमें सजा मिलना डेफिनेटली है। लेकिन थोड़ा सा मैं वर्मा जी से एक चीज को लेकर सहमत नहीं हूं, इस पे दो चीजें बन सकती है, क्योंकि मैंने भी कुछ वरिष्ठ वकीलों से सुप्रीम कोर्ट के बात की थी आपकी चैनल पर बैठने से पहले, तो उनका ये कहना है कि अब ये डिपेंड करता है कि इनके ऊपर फैसला महोदय के ऊपर क्या आता है। एक चीज तो ये है कि इनकी विधायकी को यदि समाप्त कर दिया जाता है तो फिर संभवतः ये 6 महीने वाला खेल खेल सकते हैं कि एक बार वो शपथ ले ले और 6 महीने बाद फिर चुनाव लड़े। लेकिन अगर 3 साल या 6 साल के लिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। 3 साल या 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। गुलरेज जी मंशा क्या है आपकी? पहले तो आपने ये कह दिया कि चुनाव आयोग की अनुशंसा है, तो अनुशंसा तो यही आनी है, मामला तो क्लियर कट है। पर एक दूसरा मामला ये भी है कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री होना भी क्लियर कट है कि आपको बाता नहीं है। कोशिशें चलती रहती हैं, अपनी कोशिशों को परवान चढ़ते कितने मुग्ध हैं आप? भाई साहब एक बात बड़ी स्पष्ट है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम एक राजनीतिक दल हैं और हम चाहेंगे कि डेफिनेटली हम सत्ता में हो और विपक्षी सत्ता में नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको कहा था कि आप घोटाले करो, आप भ्रष्टाचार करो। इवन इनकी पत्नी के ऊपर भी जो कुछ प्लॉट्स के एलोकेशंस की बात आती है, इनके भाई के ऊपर भी इसी प्रकार के ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। तो ये परिवार कर क्या रहा है फाइनली? ये परिवार कर क्या रहा है, ये गुलरेज शेख का कहना है। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कह दिया भाई अब राजनीतिक दल है, हम चाहते हैं हम सत्ता में आए, ये सत्ता में ना रहे। अगर हम इसमें कोशिश कर रहे हैं तो गलत क्या है? अब गलत केवल इतना है कि जनता ने नहीं चाहा कि आप सत्ता में रहें। रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, जनता ने चाहा कि आपने काम ऐसा नहीं किया कि आप सत्ता में बने रहें, बेदखल कर दिया। 81 सदस्यीय विधानसभा में आपको बहुमत नहीं मिला, पर लोग ये महसूस करते हैं, खासतौर पर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जनता के इस फैसले को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास रुक करना चाहता हूँ और दो मसलों पर बात करना चाहता हूँ। भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही जनादेश को, ये एक सवाल, पर
जनादेश का सम्मान करने में क्या ये विपक्षी जो अभी सत्ता में है ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन के संदर्भ में आपको नहीं लगता है कि इस आदमी ने वस्तुतः गलत किया है? एक शख्स मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं को ही खदान आवंटित कर ले रहा है, खनन मंत्री रहते हुए, और इसके बाद में भी दूसरों को दोषी ठहरा रहा है, भाजपा को दोषी ठहरा रहा है। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश बाडा? वाकई भाजपा गुनहगार है, केंद्र सरकार गुनहगार है? जी हिमांशु जी, बहुत आपने दो सवाल पूछे हैं और वाकई में इस पूरे प्रकरण के दो पहलू हैं, एक वैधानिक संवैधानिक और दूसरा राजनीतिक। जी, तो पहले वैधानिक और संवैधानिक पर चर्चा कर लेते हैं हम। जैसा कि देवेंद्र जी ने भी कहा और आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, 100% हेमंत सोरेन इस वक्त रॉन्ग बॉक्स में है। जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट जो है, लाभ के पद का जो कानून है, जी, उसमें दो हमारे सामने नजीर हैं पुरानी। 2006 श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस नाते वे कुछ सुविधाएं और भत्ते आहरित कर रही थी। सांसद रहते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस विषय को सामने लाया और सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा, रायबरेली से उपचुनाव लड़ा और वापस आ गए। श्रीमती जया बच्चन राज्यसभा में थी, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के नाते वे इसी तरह के लाभ ले रही थी, वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कानून के अंतर्गत आया। जया बच्चन को भी राज्यसभा छोड़नी पड़ी। तीसरा मुद्दा है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों का, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिव बनाया था और उसके नाते भी वे वेतन भत्ते ले रहे थे। कोई भी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री अपने इन पदेन दायित्वों के साथ कोई और लाभ नहीं ले सकता सरकारी खजाने से, सरकारी एक्सचेकर से। यह कानून बड़ा स्पष्ट है। हेमंत सोरेन ने तो उस विभाग का मंत्री होते हुए अपने ही नाम खदान आवंटित कर दी। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी भूल है, इतनी बड़ी गलती है, वैधानिक रूप से तो अपराध भी है, जो कोई सचेतन राजनेता पूरी चेतना में ये गलती नहीं कर सकता। उन्होंने क्यों की, कैसे की, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। अब इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं हिमांशु जी। राजनीतिक पहलू ये है कि जहां जैसा गुलरेज जी ने बहुत ही बेबाकी से स्वीकार किया, कबूल किया, उनके इस कबूलनामे को हम सैल्यूट करते हैं कि वे चाहते हैं कि हर जगह वही सत्ता में रहें। और स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा साहब कह ही चुके हैं कि हम विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये विचार जनता को तय करना है कि उसे ऐसा लोकतंत्र चाहिए, कोई विपक्ष न हो। आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वे सारे राजनीतिक दल जो भाजपा से इतर सरकारें बनाए हुए हैं, वे ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? क्यों कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं? क्यों शिवसेना के विधायक चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में? ये सब भी बड़े सवाल हैं। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के लिए जहां जनता ने नहीं चुना, जो आपने हिमांशु जी बार बार कहा कि जनता नहीं चाहती थी, रघुवर दास जी के नेतृत्व में उस वक्त सरकार थी, जनता ने खारिज कर दिया। तो अब जनता के चाहने से कुछ नहीं होगा हिमांशु जी, अब भारतीय जनता पार्टी के चाहने से होगा, संविधान के चाहने से भी कुछ नहीं होगा। हम ये बहुत आसानी से विपक्ष को कोस सकते हैं कि क्यों उनकी सरकारें गिर जाती हैं, क्यों ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन आप इसके पीछे ये भी तो देखिए कि एक पार्टी जो देश में इतनी बड़ी ताकत है, केंद्र में सत्ता में है, उसका एक व्यक्ति, एक सांसद तारीख बताता है कि 30 जून तक उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाती है। झारखंड में एक सांसद निशिकांत दुबे बताते हैं इतनी तारीख तक हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे। काम हो गया का ट्वीट करते हैं, काम हो गया, काम हो गया। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बताते हैं वो पूरा क्रम निर्धारित कर चुके थे 3 महीने पहले कि कर्नाटक के बाद अब कौन कौन से राज्यों की सरकारें गिराई जाएंगी। तो ये लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में चिंता की बात है। जनता जिसे चुने उसे पूरा अवसर मिले। फिलहाल झारखंड उसी क्रम में आना था, वो इस रूप में आ गया कि मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई होने के कगार पर है। एक सवाल और पूछा जा रहा है कि वो जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट गवर्नर को दी गई है, उसकी भाषा, उसके तथ्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पहले कैसे आए? गुलरेज जी का कहना है कि हमारे आपके जैसे पत्रकारों ने बता दिया। तो पत्रकारों का तो काम है गोपनीय सूचनाओं को हासिल करना और लोगों तक पहुंचाना। लेकिन फिर भी
जिस टाइम टेबल के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहां तक कि चुनाव की तारीखें कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आईटी सेल के हेड अमित मालवीय बता देते हैं इस तारीख को मतदान होगा। चुनाव आयोग उससे पहले कुछ तय नहीं कर पाता और अंत में वही तारीखें सामने आती हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता की बात डॉक्टर राकेश पाठक बता रहे हैं, लेकिन गुलरेज शेख जी और उनकी पार्टी के प्रचंड प्रभाव से बड़े ही प्रभावित है डॉक्टर राकेश पाठक। गुलरेज शेख जी हस्तक्षेप करना चाह रहे थे इस प्रभाव के संदर्भ में, जिस प्रकार के कसीदे डॉक्टर राकेश पाठक पढ़ रहे थे। तो पहले गुलरेज शेख जी का हस्तक्षेप सुन लेते हैं, फिर कुछ अपने सवाल भी उनसे पूछ लेते हैं। जी गुलरेज जी। पहली बात तो ये है कि मैं स्वीकार करता हूं कि हम राजनीतिक दल हैं और राजनीति करते हैं हम चुनाव जीतने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था झारखंड में, इसलिए हम चाहते हैं कि 5 वर्ष वो सरकार चले, लेकिन हमने तो ये नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचार करे। दूसरी बात, क्या यदि भ्रष्टाचार होता है तो प्रमुख विपक्षी दल को आंख पर पट्टी डालकर और कान में तेल डालकर बैठना चाहिए कि कार्रवाई करना चाहिए? हमने कार्रवाई की मांग की और हो सकता है उसके नतीजे जो हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सामने आएंगे और हो सकता है कि उनकी पत्नी को, उनके पिताजी को, किसी को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन अगर वो सरकार चलती है तो चलेगी, नहीं चलती होगी तो अपने वजन से गिरेगी। उसका हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने वजन से गिरेगी या आपके प्रयासों से गिरेगी? गुलरेज जी, थोड़ा इस मासूमियत पे भी तो रोशनी दीजिए ना। वाकई अपने वजन से गिर जाएगी या कुछ धक्के वक्के, कुछ कोशिश, कुछ प्रयास आपके भी होंगे? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को 2-2 AK-47 और 60 राउंड मिलते हैं AK-47 के। क्या वो हमने बोला था कि अपने घर के अंदर रखे? आज तक आपने किसी नेता के घर पे या नेता के करीबी के घर के ऊपर ऐसी चीजें रखी हुई देखी? तो पहले जब वो न्यूज पढ़ी तो मुझे लगा कश्मीर का कुछ आ रहा है, लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये झारखंड की चीज आ रही है। गुलरेज जी बड़े अचंभे में पड़ गए। अरे कश्मीर से आना थी जो खबर, वो झारखंड से आ रही है। इस अचंभे पर डॉक्टर राकेश पाठक अचंभित है। जी राकेश जी। वो AK-47 सुरक्षा कर्मियों की थी, उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है। वो किसी राजनीतिक दल की नहीं थी, फोर्स के लोग थे। वो ताला लगा के रख कर गए थे, रात हो गई थी। उसमें कोई आतंकवादी कौन नहीं निकला है, ना उस नेता, ना जिसके घर में, कुछ भी उसमें नहीं निकला। खुद पुलिस स्वीकार कर चुकी, ईडी और CBI जो छापा मारने गए थे वो मान चुके हैं कि ये वो कर्मचारी सस्पेंड हो गए जिन्होंने AK-47 रखी थी, सुरक्षा कर्मियों की थी। तो कुल मिलाकर बहरहाल अब इस समय पे AK-47 केंद्र में नहीं है, हेमंत सोरेन की कुर्सी केंद्र में है। मैं वापस आना चाहता हूँ देवेंद्र वर्मा जी उस संवैधानिक मसले को जानने के लिए कि देवेंद्र वर्मा के संदर्भ में गुलरेज शेख जी ये कह रहे हैं कि उनको केवल और केवल मामले में दोषी पाया गया या 3 साल या 6 साल के लिए डिबार किया जाता है, तो क्या कहानी बनेगी? थोड़ा इस पर भी पहलू पर आपके माध्यम से रोशनी है। नहीं, देखिए क्या है कि जैसे अभी बात चल रही है कि शायद जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है जी, वो सब भाजपा के लोगों को मालूम है, तो शायद इनको भी ये पता चल गया होगा कि उसमें शायद 3 साल के लिए या 6 साल के लिए डिबार भी कर रहे हैं उस रिपोर्ट में। यदि ऐसी बात कोई हो तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन यहाँ तक केवल उसकी मेंबरशिप खत्म करने का सवाल है जो कि प्रावधानित है। यदि केवल मेंबरशिप खत्म करते हैं तो निश्चित तौर पर वो फिर से उसके इलेक्शन के ऊपर कोई बार नहीं होता, वो वापस इलेक्ट होके आ सकता है और उसके पहले 6 महीने तक के लिए, जैसा कि संविधान में प्रावधान है, तो निश्चित तौर पर यदि उनका दल, उनका बहुमत उनके साथ में होगा। लेकिन एक पहलू और है देवेंद्र वर्मा जी मुझे जानने में, जिसमें दिलचस्पी है कि क्या चुनाव आयोग अंतिम अथॉरिटी है? क्या इसको किसी अदालत में देश की चुनौती नहीं दी जा सकती? क्या इस पर स्थगन संबंधी कोई प्रावधान नहीं रहते? क्या वाकई चुनाव आयोग की एक अनुशंसा किसी विधायक या सांसद की संस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देगी? कहीं कोई रास्ता नहीं, कहीं कोई दरवाजा नहीं, कहीं कोई दर नहीं जहां सुनवाई? ये जो मामला है जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये जो केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन की तो केवल अनुशंसा रहती है और जो आदेश होता है वो गवर्नर का होता है और उस गवर्नर के आदेश के ऊपर और कोई प्रावधान नहीं है। गवर्नर के आदेश से उसकी डिस्क्वालीफाई वो हो जाता है और उसको फिर से वापस वही प्रक्रिया करनी होती है। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकते? जी, बड़े महत्वपूर्ण जानकारी देवेंद्र वर्मा जी हमें दे रहे हैं। तो गुलरेज शेख जी लेकिन कुछ कहना चाह रहे थे जब देवेंद्र वर्मा जी ने कहा कि उनके पास इतनी जानकारी रहती है। गुलरेज जी को अचानक लगा कि हमें इतना भी सर्वशक्तिमान क्यों मान लिया? जी गुलरेज जी, क्या हो गया? मैंने आरंभ में ही कहा था कि आपके शो में बैठने से पहले
सर्वोच्च न्यायालय के वकील और मेरे मित्र से, वो आप बोले तो मैं नाम और नंबर भी दे सकता जी। हूँ, उनसे मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है लीगली। जी। तो उन्होंने मुझे बताया ये संभवता है कि या तो उनको उनकी सदस्यता खत्म, उनकी विधायकी खत्म कर दें तो वापस वो 6 महीने बाद चुनाव लड़े, या फिर 3 साल या 6 साल के लिए भी डिबार हो सकते हैं। तो ये बात मैंने वकील के परामर्श के बाद आपको बताई। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि संभवतः उनके पास ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस विकल्प के संदर्भ में बात है, लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूं। सोरेन रहेंगे नहीं रहेंगे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश में कहीं कोई साख रहेगी या नहीं रहेगी ये सवाल है। इस बात की शिकायत करते हैं कि देखो हर जगह भाजपा होती जा रही है, विपक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा। आपने भी चिंता जताई कि जेपी नड्डा जी ने बोल दिया ये विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पर लोकतंत्र बचने के नाम पर अगर ऐसे ही नेता बचने हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को ही खजाना आवंटित कर लें, तो वाकई ऐसे लोकतंत्र को लेकर हम करेंगे क्या, ऐसे विपक्ष के होने के मायने क्या। इस पर भी कोई टिप्पणी डॉक्टर राकेश पाठक आप जैसा सुधी पत्रकार करना चाहेगा? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे। एक बात तो ये कि निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। जी। जो भी पीड़ित पक्ष है वो इसके लिए अदालत में जा सकता है। जी। जया बच्चन भी अदालत में गई थी उस अपने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। जी। तो ये आगे की प्रक्रिया होगी। हेमंत सोरेन कहाँ जाते हैं, सचमुच डिस्क्वालीफाई होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाते हैं 3 या 6 साल के लिए, आने वाले कल में स्पष्ट हो जाएगा। जी। 2 बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुनकर आए अगर इस तरह की अनियमितता करता है तो ये भी लोकतंत्र पर कुठाराघात है। उसे जनता की सेवा के लिए चुना गया था, उसे जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगर वो अपने लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए अपने नाम खजाना आवंटित कर देता, अपनी पत्नी के नाम कोई औद्योगिक भूखंड आवंटित करा देता है, तो निश्चित तौर पर ये कानून के विरुद्ध है, अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है। कानून में जितना इसके लिए प्रावधान हो वैसी कार्यवाही इसमें होना चाहिए। हमारी चिंता इसके साथ साथ ये जरूर है, जो कि हम सबकी होना चाहिए, कि चुनी हुई सरकारों को ये इनके प्रकारेण अस्थिर करके किसी एक पार्टी के भीतर की ये जो आग है, ये जो जील है, ये जो हवस है कि हर जगह हमारी ही सरकार हो, जहां हमें जनता न चुने वहां हम ये प्रकारेण बना लें, ये भी लोकतंत्र के लिए, ये भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे हैं। लेकिन जब विपक्षी दलों का अस्तित्व खतरे में है, विपक्षी दलों का वजूद खतरे में है, विपक्षी दलों की साख खतरे में, ऐसे में जहां कहीं भी जनता अगर भरोसा जता दे रही है इन विपक्षी दलों पे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा संयम का परिचय दें, थोड़ा धैर्य का परिचय दें, थोड़ी शुचिता के संदर्भ में भी आग्रह रख लें। अगर रख लेंगे तो शायद विपक्ष जिंदा रह जाएगा और हो सकता है यही विपक्ष कल सत्ता पक्ष में भी तब्दील हो जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष अर्थात भाजपा की नहीं, विपक्ष की है। क्या विपक्ष अपने इस दायित्व बोध को समझ पाएगा, जानने में दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, जो कुछ हेमंत सोरेन के संदर्भ में हुआ। 2 लाइनें। भवानी शंकर नाम के कवि हुए, उन्होंने कहा, आदमी दिन ब दिन गिरा नीचे, आदमी दिन ब दिन गिरा नीचे और ऊपर उठे मकानियां। सब कुछ तो कह दिया इसमें, अब इसके बाद मेरे कहने लायक कुछ बचाएगा? तो इसलिए अब मुझे दे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।